मैं पढ़ लिया तो पढ़ लिया, है ना। तो चलिए अभी देखते हैं थोड़ा सा। एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमी में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। करीब आप ये देखिए 54.6% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सेंसस 2011 में ये परसेंटेज जो है कैलकुलेट हुआ है। इट कंट्रीब्यूटेड 17.8% ऑफ कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड, और 17.8% जो ग्रॉस वैल्यू ऐड किया है इसने 2019-20 में एट करंट प्राइस, मतलब जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है उसमें। उसके बाद बात आती है कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अगेंस्ट इसके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स लिए हैं इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और वो स्टेप्स क्या हैं? एक बेसिकली सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी ऑन सस्टेनेबल बेसिस थ्रू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इरिगेशन एंड वाटर एफिशिएंसी, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके थ्रू। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना है। उसके बाद जो यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ना, जो एपीएमसी है, अलग अलग आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस जो है जहां पर सेल किया जाता है, जो एपीएमसी मंडीज हैं, उनको यूनिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए पोर्टल्स बनाए हैं। उसके बाद टू मिटिगेट द रिस्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये शुरू की गई, और वाज लॉन्च्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम खरीफ 2016। खरीफ की 2016 की फसल के साथ ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई। अच्छा, आप दोनों में से मुझे बताओगे कितने तरह की फसल हिंदुस्तान में हुई होती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सीजनैलिटी? सर राबी एंड खरीफ। राबी एंड खरीफ, और सर इन्हीं दो का पता है मुझे। जायद। जायद का नहीं पता? रबी की फसल, जायद की फसल होती है रबी क्रॉप, जायद क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। और जायद की जो क्रॉप होती है वो होती है रबी और खरीफ के बीच में। अब रबी की जो क्रॉप होती है वो कौन कौन सी होती है? वीट होती है, सीसम होती है, और पीज होती हैं। ये जो फसल होती है ये होती है जनवरी से लेकर के, सॉरी, अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च के बीच का जो भी सीजन होता है, इस पूरे सीजन में ये वाली इस वाली रबी की क्रॉप का जो है वहां पर पूरा फसल का बोआ जाना, फसल का मेंटेनेंस, और उसके बाद उसकी कटाई करीब मई जून तक ये पूरा प्रोसेस होता है। तो रबी की जो फसल होती है वो आप मानिए नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक, अप्रैल मई तक मानिए, और स्पेशली आप इसे मार्च तक मानिए, क्योंकि अप्रैल मई जून की में जायद की फसल आती है। अब जायद की फसल जिसको बोलते हैं जायद क्रॉप्स में कौन कौन से होते हैं? जायद की क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स होती हैं, कौन कौन सी प्रोड्यूस होते हैं? आपके कोकम्बर हो गया, खीरा हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये जायद के क्रॉप्स होती हैं। और ये जब वो रबी की क्रॉप हो जाती है तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए खेती को खाली छोड़ा जाता है। तो उस टाइम पर ये वाली फसल जो है वो स्पोरेडिकली वो खेतों में लगा दी जाती है। और उसके बाद जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का जो टाइम होता है, जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर का जो टाइम होता है, वो खरीफ की फसल का होता है। और खरीफ की फसल में कौन कौन सी होती है? इनको जाड़े की फसल भी बोलते हैं। जाड़े के टाइम पर ये फसल काटी जाती है, जिसमें मेजर क्रॉप जो होती है वो होती है आपकी ये मक्का। ठीक है ना, मक्का को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बोलो जरा। मेज, है ना। और रिलेटेड जो क्रॉप्स होती हैं वो उस टाइम पर होती हैं। अच्छा, गन्ना जो है, शुगर केन जो है, केन क्रॉप जो होती है, ये रबी की, सॉरी, जायद की क्रॉप का पार्ट माना जाता है, बट ये पूरा एक साल लेता है इन जनरल। तो इसको रबी और खरीफ की क्रॉप्स का पार्ट नहीं माना जाता है। तो ये एक जनरल तीन फसलें हैं, कब कब होती हैं और कौन कौन सी फसलें होती हैं, ये थोड़ा आप लोग फॉर्मली देख लीजिएगा कि कौन कौन सी और होती है। तो एक जनरल नॉलेज का एस्पेक्ट है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर
को इंडिया के अंदर गवर्न करते हैं और उनके अगेंस्ट पॉलिसी बनाते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर्स वेलफेयर is one of the two constituent department of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Ministry of Agriculture and Farmer Welfare के ये डिपार्टमेंट है, DAC and FW, और the other being the Department of Agriculture Research and Education. दूसरा जो है वो डेयर के नाम से है। इसके बाद प्रोडक्शन की बात करते हैं। द नॉर्मल स्पेल ऑफ रेनफॉल जो है वो मानसून में होता है, और 2017 के आसपास में बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, made it possible to achieve the broad-based record food grain production in the year 2017 and 18. 2017 और 18 में बहुत जबरदस्त फसल पैदा हुई थी कुछ पॉलिसी स्पेल्स की वजह से। और फोर्थ एडवांस एस्टिमेट फॉर 17 एंड 18, द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो कंट्री का था वो 284.3 मिलियन टन था, which was higher than the produced during the 2016 and 17. तो ये प्रोडक्शन का स्टैटिस्टिक्स है 2017-18 के आसपास। 2018-19 का स्टैटिस्टिक्स 19-20 का अभी हमें मिला नहीं है, बट समवेयर इट हैज ग्रोन अप। और बहुत हद तक बहुत सारी फसलों का जो प्रोडक्शन रेट है जो वो बहुत ज्यादा स्टीप चेंज आता भी नहीं है। अगर पर हेक्टेयर प्रोडक्शन किसी भी एक कॉर्प की अगर हम बात करते हैं, चाहे व्हीट है, चाहे बार्ले है, चाहे मेज है, तो उसका नियरली फिक्स ही है कि एक हेक्टेयर के अंदर इतने टन व्हीट प्रोड्यूस होगा या इतने टन जो है वो शुगर केन प्रोड्यूस होगा, अनटिल अनलेस कि हम टेक्नोलॉजी को या जो मैन्योर प्रैक्टिसेस है या जो फर्टिलाइजर की प्रैक्टिसेस है उनमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्रोड्यूस जो है वो इन जनरल रिडंडेंसी और लीकेजेस के को रोकने के बाद जो है वो कई बार बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया ड्यू टू पॉलिसी इनिशिएटिव्स की वजह से। जैसे इरिगेशन के लिए के अगेंस्ट सही पॉलिसी बनाई गई तो किसानों को टाइम पर सिंचाई मिलने लगी, उनको जो जानकारी थी फसल को पैदा करने के लिए, टेक्निकल स्पेशली जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर स्पेसिफिक जो साइंस है, वो उसकी जानकारी मिलने की वजह से ये चेंजेस होते हैं। उसके बाद नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स की बात हम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स एनपीएफ 2007 में। मेनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनपीएफ आर बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड। बहुत सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो है इस एनपीएफ के अंडर वो चलाए जा रहे थे। और फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ द पॉलिसी, एक्शन प्लान वाज फाइनलाइज्ड एंड सर्कुलेटेड। बहुत सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें और मिनिस्ट्रीज हैं उनके थ्रू। जैसे अगर हम बात करते हैं इरिगेशन की तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का भी रोल आ जाता है। तो मेजर प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये स्कीम अप्रूव हुई, 50,000 करोड़ की स्कीम थी, 5 साल के लिए थी, 2015 से लेकर के 2020 के लिए। अभी शायद मैंने आपको पिछले महीने के शायद उसमें बताया भी होगा, आपने अगर अटेंड किया हो करंट अफेयर्स का जो क्लास था। ये जो आउटले है ये अगले और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया और स्कीम को फर्दर 5 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया गया है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव जो था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वो बेसिकली टू अचीव द कन्वर्जेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल। फील्ड लेवल पर जो इरिगेशन में होने वाला खर्चा है, जो इन्वेस्टमेंट है, जिससे कि प्रोडक्शन और एफिशिएंसी एज वेल एज जो रिडंडेंसी है वो कम हो सके और एफिशिएंसी बढ़ सके। एक्सपेंड कल्टीवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, जो भी इरिगेशन की जहां पर मिलना ही मिलना है वहां पर कल्टीवेबल जो एरिया है वो बढ़े और फर्दर स्कोप जो है वो फार्मिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए बने। improve on farm water use efficiency to reduce wastage of water, enhance the production of precision irrigation and other water saving technologies, per drop more crop वाला जो आपने एक स्लोगन सुना भी होगा। promote sustainable water conservation practices, पानी को बचाए जाने की जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है उनका, जैसे जिसके अंदर आता है माइक्रो ड्रिप इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। उसके बाद कैबिनेट डिसीजन हुआ 2016 में, जुलाई 2016 में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक मिशन के मोड में। दिस मिशन वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन
with per drop more crop component being administered by the Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare, इस डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम थे। स्पेशली सिंचाई का बहुत बड़ा रोल है, इरिगेशन का बहुत बड़ा रोल है प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। अच्छा, दूसरा एक और भी चीज है कि वर्ल्ड में जो कल्टीवेबल एरिया है इंडिया का, वो इन कंपैरिजन टू जो बड़े कंट्रीज है, और कौन कौन से, यूएस और चाइना, उनके कंपैरिजन में जो हमारे यहाँ का एरेबल लैंड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, और अभी पिछले 1-2 साल में ड्यू टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वो और ज्यादा एक्सपेंड हुआ है। एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है बजट में हर साल वो जो है उसको एक टारगेट दिया गया, और एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो फ्लो था वो कंसिस्टेंट देखा गया हर साल। क्रेडिट फ्लो का मतलब आप ऐसे समझिए, जो किसान क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और जो किसानों को हर साल एक एड जो है वो गवर्नमेंट देती है, करीब कुछ कुछ अमाउंट हर किसान के खाते में एक पर्टिकुलर लैंड होल्डिंग तक, मिनिमम लैंड, इतने लैंड होल्डिंग तक के किसानों को वो डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जाता है। तो टारगेट फॉर ईयर 2016 एंड 17 जो फिक्स किया था वो 9 लाख करोड़ का था। against this target, the achievement was this much. It was 10,65,768 crore। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो जो है वो बढ़ा है। अभी आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट ने इंप्लीमेंट किया था इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, अंडर विच द इंटरेस्ट सबवेंशन is provided to short-term crop loans up to 3 lakh for a period of 1 year, which is made available to farmers at a subvented interest rate of 7% per annum, and in case of timely payment the same gets reduced to 4% per annum। तो मतलब अगर कोई भी किसान, अगर उसको 3 लाख तक का लोन मिलता है, एक साल के अंदर उस शॉर्ट टर्म क्रॉप से वो अगर उसको रीपे कर देता है तो 7% से घट करके 4% तक का उसको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट वाज इन दिस एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द और डिजाइन टू द फार्मर्स। उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसकी बात की हम ऊपर कही गई थी कि जो किसानों का जो क्रॉप फेलर है वो कई नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से होता है, पेस्ट की वजह से होता है, डिजीजेस की वजह से होता है, वेदर कंडीशंस की वजह से होता है। तो गवर्नमेंट ने नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया एंड स्कीम, और वो मॉडिफाइड पैटर्न था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, ये उस नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का प्रोग्राम का पार्ट थे। इन एडिशन नेशनल इंश्योरेंस स्कीम जो थी which was withdrawn after the implementation of NCIP, National Crop Insurance Program, from Rabi 2013 to 14, वो उसको फिर से बढ़ाया गया 2015-16 तक, और नई स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो इम्प्लीमेंट हुई खरीफ की फसल 2016 से। और along with the restructured pilot unified package insurance scheme and weather based crop insurance scheme उसका पार्ट बनाएंगे। इसके बाद कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो CAPC एक कमेटी बनाई गई जिसने MSP 23 क्रॉप्स के लिए डिसाइड किया। MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो हम MSP का एक सेपरेट डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करेंगे। उसके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस फसल के लिए कितना होना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स उसमें कंसिडर किए जाते हैं, जिस बेसिस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट जो है किसी भी एक क्रॉप के लिए फार्मर को देती है। जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आपको समझ पता ही होगा कि क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बताएंगे आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है?
यस, सो जिस प्राइस पे गवर्नमेंट एक्वायर करती है फार्मर्स से उनकी बची हुई प्रोड्यूस। हाँ, ये मार्केट प्राइस से अलग होता है। मार्केट में ऐसा हो सकता है कि अगर कोई किसान ज्वार, बाजरा, बार्ले या कोई भी फसल अगर वो बेचने जा रहा है, तो ऐसा फेयरली पॉसिबल है कि मार्केट में उसे उस पर्टिकुलर क्रॉप का प्राइस जो है वो ज्यादा मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू कम्पिटिटिव हाई कंपटीशन वो प्राइस जो है कम हो जाए। तो कम होने के केस में कई बार किसान जो है जितना लागत आती है उतनी लागत वो निकाल नहीं पाते हैं, और कई सारी अनसर्टेनिटीज जो है उनको फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक पॉलिसी बनाई थी, और ये पॉलिसी शायद 1973 में बनाई गई थी। तब से ये कंटिन्यू है। वो स्टार्टिंग में शायद 6 या 7 क्रॉप्स उसके अंदर कवर की गई थी, लेकिन अब 23 क्रॉप्स जो है वो कवर की गई है। अभी जो रिसेंटली बिल जो गवर्नमेंट ने रिवोक किए हैं, उन बिल्स का बेसिकली पर्पस ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जो भी फार्मर्स हैं वो बेसिकली मार्केट इकोनॉमी का पार्ट बने, रादर देन डिपेंडिंग अपॉन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कई बार ऐसा होता है कि ज्यादातर बार ऐसा देखा गया है कि जो फसल का प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा मिल सकता है कि अगर आप अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को मार्केट से लिंक करके हार्वेस्टिंग अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को तैयार करते हैं। अब एमएसपी को डिटरमाइन करने वाली कमेटी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएपीसी उस कमेटी का नाम है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। नाउ डिटरमिनेंट्स ऑफ एमएसपी। हाँ, अब एमएसपी के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से जिनको ध्यान रखा जाता है डिटरमाइन करते वक्त। Cost of production is one of the important factor determining the MSP of the mandated crop। जो mandated crops है, mandated crop कौन से? 23 mandated crops है। इसके अंदर क्या है? 7 cereal crops है, 7 cereal crops है, 5 pulses है, और 7 oil seeds है। ठीक है, और उसके बाद कितने हो गए इन सबको ऐड करने पर? उसके बाद कॉटन, रॉजूट एंड सुगर केन, ये भी जो मैंडेटेड क्रॉप्स है उसका पार्ट है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिटरमाइन करने में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि पानी लगाने में कितना खर्चा आ रहा है, कितनी लेबर लग रही है, कितना फर्टिलाइजर लग रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। Besides cost, commission consider the other important factors such as demand and supply। Demand and supply को भी consider करता है। Price trend in the domestic and international market, इसको भी consider करता है। Intercrop price parity, intercrop price parity को भी, मतलब दो क्रॉप के बीच में जो पैरिटी है, उस पैरिटी मतलब समानता, उसको भी कंसिडर करता है। टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच में जो ट्रेड टर्म्स डिटरमाइन होते हैं, उनको भी कंसिडर करता है। एंड लाइकली इम्पैक्ट ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर, और एमएसपी का कंज्यूमर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। उस फैक्टर को भी कंसिडर करता है। इन एडिशन टू इंश्योरिंग द रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर, thus pricing policy is rooted not in cost plus approach but through cost is an important determinant of MSP। सिर्फ cost plus approach ही नहीं यूज होती है, हालांकि cost एक important determinant रखा जाता है MSP। तो ये डिटर्मिनेंट्स हैं। मुझे लगता है अब आपको थोड़ा सा ये फेयरली आइडिया लग गया होगा कि एमएसपी कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है उसके अंदर रखे जाते हैं। if ever you read about the MSP somewhere in newspaper or in any article, then you will be able to understand कि हाँ ठीक है एमएसपी ये होता है और ऐसे कैलकुलेट होता है। टर्म का जो फुल फॉर्म है, उसके अलावा उसका जो अंदर का कैलकुलेशन का जो फैक्टर्स है वो थोड़ा पता रहे। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करते हैं। आईसीएआर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको फॉर्मरली नोन एज इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोला जाता था। 16 जुलाई 1929 में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंडर ये
एस्टेब्लिश किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। बेसिकली ये सबसे बड़ी बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है, गाइड करती है और मैनेज करती है रिसर्च और एजुकेशन को, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एजुकेशन को, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज हो और एनिमल साइंसेस। With 101 ICAR institute and 71 agriculture universities, तो ICAR के 101 इंस्टीट्यूट्स हैं और एग्रीकल्चर के हिंदुस्तान के अंदर 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। This is one of the largest national agriculture system in the world. दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है ये। ICAR ने बहुत इम्पोर्टेंट और पायोनियर रोल प्ले किया है ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर इंडिया के, स्पेशली रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वहां पर भी। और कंट्री के अंदर जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 5.4 टाइम्स इंक्रीज करने में भी इसका रोल रहा है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में 10.1% टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ है और फिशरी में 15.2 टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ है। मिल्क प्रोडक्शन 9.7 टाइम्स बढ़ा है। एग्स 48.1 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं 1951 से 2017 तक। This has enabled a visible impact on the national food and national security also. It has played a major role in promoting excellence in higher education in agriculture. So, soil and water productivity की बात करते हैं। National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning developed NBSS Bhumi Geo portal to access various thematic information on major physiographic regions and sub-physiographic regions and agroecological regions regions in 1992 and in 2015. Agroecological sub-regions of the country, ये नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड प्लानिंग जो एक डेवलप हुआ NBSS भूमि जियो पोर्टल के फॉर्म में, ये थीमेटिक इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक रीजन्स की कलेक्ट की गई। एरिया एंड रीजन स्पेसिफिक एफिशिएंट एंड रेम्यूनरेटिव क्रॉप्स and cropping sequences were delineated based on soil, landforms, rainfall, temperature, length of growing period, and irrigability is basis पर. The NBSS and LUP developed an Android-based mobile app. इसका फायदा किसानों को भी बहुत मिला है। एप्लीकेशन ऑन GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS के फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके फैसिलिटेट किया गया। ये वेब बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसमें फॉर लैंड यूज प्लानिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स इंफॉर्मेशन एट विलेज लेवल। कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा यूज होने लगता है फर्टिलाइजर्स का, तो जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होने लगती है। तो वो सॉइल हेल्थ का पता रहना, कई बार मिनरल्स बहुत कम हो जाते हैं सॉइल में, तो उन सारी चीजों का इंटेलिजेंस जो है वो पोर्टल के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू रखा गया। App will display the details of a soil map, unit information, and suggested land use plan for that survey number. सर्वे नंबर से आप ऐसे समझिए कि हर गांव के अंदर हर किसान के जो खेत होते हैं उनको सर्वे नंबर मिला हुआ होता है। और ओरिजिनली अगर आप जाएंगे किसी भी तहसील में, तो उस तहसील में खसरा और खतौनी के नाम पर वो सर्वे नंबर जो है वहां पर रिकॉर्डेड होते हैं। उसके बाद जेनेटिक रिसोर्स की बात करते हैं। मेजर एक्सप्लोरेशन वर अंडरटेकन एंड 1532 जर्मप्लाज एक्सेशन वर कलेक्टेड। ये टेक्नोलॉजी बेस आप कह सकते हैं, जैसे आप माइक्रो बायोलॉजी और आप क्या और बोल सकते हैं इसको, माइक्रो बायोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग टाइप, आप इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के फॉर्म में समझ सकते हैं। were collected comprising 1095 cultivated plants and 437 wild accessions. Explorations were undertaken two each in Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal,
each one in Andaman and Nicobar. The population of Momocardia, Momordica. This may be the scientific name. Pronunciate करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा इसे. Collected from the Middle Andaman Island, was described as a new subspecies, Momordica, and subspecies Andamanica, which was subsequently validated through DNA barcoding. तो जेनेटिक रिसोर्सेज मतलब जो भी ऐसे स्पीसीज हैं उनकी भी खोज की जाती रही है एग्रीकल्चर के रिसर्च के अंदर, और स्पेशली इट मे बी जेनेटिक और genetic engineering basically, or gene mapping type of technology may be involved in that. Thereafter, crop improvement, major emphasis दिया गया. बहुत सारी variety hybrid varieties की was given, emphasis was given to develop new varieties, hybrid and hybrids tolerant to various biotic and abiotic stress with enhanced quality. मतलब जो अनफेवरेबल कंडीशंस है उसमें भी जो स्ट्रेस को सस्टेन करने की जो वैरायटीज थी क्रॉप्स की स्पेशली, उनको डेवलप किया गया कि एडवर्स कंडीशंस में भी, एडवर्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस में भी वो सस्टेन कर जाए. अबाउट 209 वैरायटीज वर डेवलप, करीब 209 इस तरह की वैरायटी बनाई गई, और 117 वैरायटी जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटीज थी. हाइब्रिड थी, हाइब्रिड ऑफ सीरियल्स कंप्राइजिंग 65 ऑफ राइस, 14 ऑफ व्हीट एंड 24 ऑफ मेज एंड 5 ऑफ फिंगर मिलेट्स. ये एक छोटा सा डेटा है, इसको आप पढ़ेंगे तो मतलब पढ़ लीजिएगा, इसको याद रखने भर की कोई जरूरत नहीं है, बट ऐसा होता है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, जहां प्रोडक्टिविटी बढ़े और बढ़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी, बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है वो अप्लाई की जाती है. किन किन क्रॉप्स में की गई है वो क्रॉप्स हमने इसमें मेंशन किए. उसके बाद बात करते हैं लाइव स्टॉक्स की. एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर लाइव स्टॉक्स का बहुत बड़ा रोल है. Improvement in indigenous cattle breeds through selection projects were conceptualized for genetic improvement of Gir, Kankrej and Sahiwal cattle in their home track under the network project of Buffalo Improvement. Nali Ravi and Badavari and Swamp breed centers are functioning as a conservation and improvement units, whereas Jafrabadi and Pandarpuri and Surti breed centers are concentrating on the field progeny testing and maintaining the elite herd for bull production and a breedable herd of 567 breedable these livestocks. All India coordinated research project goat improvement के लिए लाया गया. Covered 13 tribal blazes, 13 tribal blazes को cover करते हुए ये project लाया गया. Contributed for the betterment of livelihood security for the tribal peoples, and as goats are the major source of income to poor people in tribal areas. And northeastern hill area region, बकरियां जो है वो बहुत ज्यादा livelihood security का काम करती है. Under the AICPR poultry breeding, all the 12 centers are working on the development of location specific rural chicken varieties. Thereafter crop management, थोड़ा सा डिटेल में है ये, हालांकि उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है. आप पेशेंस रख पाएंगे आप लोग? हाँ गरिमा, वृंदा? यस सर. जी सर. थोड़ा पेशेंस रख के सुन लीजिए. वंस आप एक बार इसको जब डॉक्यूमेंट को खुद से पढ़ लेंगे तो आगे आने वाले किसी भी जानकारी को बड़े आसानी से समझ पाएंगे, इवन बोल भी पाएंगे, समझा भी पाएंगे विद सर्टेन फैक्ट्स एंड डेटास. मतलब
इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे इस टेक्स्ट को और इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। उसके बाद क्रॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं। एक लॉन्ग टर्म टिलेज एक्सपेरिमेंट, मतलब खेती करने का जो तरीका था उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया मेज और वीट को, राइस और वीट सिस्टम को इंडिकेट करते हुए that the wheat crop was not affected by tillage in rice and maize। अगर राइस और मेज का अगर टिलेज, मतलब टिलेज को आपको कैसे बताएं, टिलेज का मतलब है, आप लोग आप बताइए जरा, टिलेज आप जानते हैं क्या होता है, बताइए, बता। टिलेज का मतलब होता है, मतलब खेती करना, एक तरह से खेती में होने वाले जो हल हैं, ट्रैक्टर हैं, उन सब का यूज करना। तो वो जो है अगर चावल की खेती होनी है या जाड़े के टाइम पर, जैसे मेज की अगर हम बात करते हैं, खरीफ की फसल होती है, तो अगर वो फसल होती है तो उनके होने के बाद अगर नेक्स्ट रबी की फसल अगर की जाती है तो उस पर कोई जैसे व्हीट क्रॉप वो रबी की फसल होती है तो उस पर कोई दिक्कत ना आए। एनहेंसिंग क्रॉप यील्ड पर यूनिट वाटर use through improved agro techniques involving sprinklers in summer green gram indicated higher stability in Samrat over IPM, stability in smart Samrat over IPM 2005 to 205 to 7। इसको हम थोड़ा सा देख करके बताएंगे आपको। एक्चुअल में स्प्रिंकलिंग का ये कोई एक इन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है। हो सकता है कि ये टाइपोग्राफिकल एरर भी रही हो। उसके बाद आगे देखते हैं, चलिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन रिजल्टेड इन लेस वाटर यूजेज 26.3% with higher water productivity 43.2% and the net return 28.4% over flood irrigation। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में गमले लगे हुए हैं, अगर आप गमले को स्प्रिंकलर यूज करके इरिगेट करते हैं और अगर आप मग से पानी डालते हैं, जिसको फ्लड इरिगेशन बोला जाता है, इसी तरह से खेती में होता है। जब खेती में अलग अलग खेतों में बहुत छोटी छोटी नालियां बना दी जाती हैं और उसके थ्रू इरिगेट किया जाता है, तो खेतों को पूरा फ्लड कर दिया जाता है। उसके कंपैरिजन में अगर पाइपलाइन डाल करके स्प्रिंकलर अरेंजमेंट किया जाता है तो उससे पानी का उपयोग जो है वो कम होता है। वाटर की जो प्रोडक्टिविटी है वो 43% तक बढ़ती हुई देखी गई है और जो नेट रिटर्न है 28.4%, वो नेट रिटर्न 28.4% बढ़ करके मिलता है। तो ज्यादा इरिगेशन सिस्टम है वो। हालांकि इनिशियली जो कॉस्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की वन टाइम कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और थोड़ा सा मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है। बट सिंस नेट रिटर्न इज comparatively bigger than that of the flood irrigation, then that investment is worth and makes sense. Thereafter, animal husbandry, dairying and fishery. Animal husbandry, dairying and fishery activities along with agriculture continue to be integral part of human life. हमेशा से रहा है since the process of civilization started। खेती के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री मतलब लाइव स्टॉक्स को पालना, डेयरी जो दूध वगैरह का व्यवस्था करना उनसे, और फिशरी मतलब मछली पालन जो है वो हमेशा से खेती की एक्टिविटी के साथ साथ रही है। These activities have contributed not only to food basket and brought animal powers but also by maintaining ecological balance। इससे फूड बास्केट ही कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं मिला है, मतलब वही नहीं बढ़ा है, बल्कि जो एनिमल पावर है वो भी बढ़ी है और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। ओइंग टू conducive climate, topography and animal husbandry,
dairying and fishing sector have played a prominent socio-economic role. ये कहीं कहीं पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लाइन यहाँ नीचे चली गई है. ये बेसिकली टाइपोग्राफिकल रहा है कि वो इसको हम अलाइज करके तब आपको फॉरवर्ड करवाएंगे. ठीक है. Thereafter traditional agricultural and religious beliefs have also contributed in continuance of these activities. जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस बिलीफ है, उनकी वजह से भी इन एक्टिविटीज को वो एक्टिविटीज होती रही हैं. आप बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं खेती को लेकर के और लाइव स्टॉक्स को लेकर के जहां ये कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करता है. They further play a significant role in generating gainful employment in rural sector. मछली पालन और जानवरों का पालन करके मिल्च एनिमल्स का पालन करके लोगों को काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट हुआ है. पर्टिकुलरली अमंग लैंडलेस, ऐसे लोग जिनके पास खेती नहीं है. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऐसे लोग जिनके पास बहुत छोटी लैंड होल्डिंग है या बहुत ही कम लैंड होल्डिंग है. वीमेन को, और बिसाइड्स प्रोवाइडिंग चीप एंड न्यूट्रिशियस फूड्स टू मिलियंस ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को सस्ता और अच्छा खाना अरेंज हो पाया है. लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर आर इंट्रिंसिकली लिंक्ड, ईच बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर. दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. बोथ क्रूशियल फॉर ओवरऑल फूड सिक्योरिटी. Livestock sector is an important subsector of the agriculture of Indian economy. वैसे भी इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, और सेकंड कंट्री जो मिल्क प्रोड्यूस करता है that is unable to produce even half of the limit of the Indian production. Thereafter, it forms an important livelihood activity for most of the farmers, supporting agriculture in form of critical inputs, contributing to health and nutrition to household, supplementing income, offering employment opportunities, and finally being dependable on the bank on hooves in the time of need. It act bank on hooves मतलब अगर मान लीजिए खेती कई बार नहीं होती है तो जानवरों से या खेती में किसी तरह का नुकसान होता है तो पाले गए मवेशियों से, जानवरों से घर का खर्चा और जीवन चलाया जाता है. बैंक ऑन हुक्स इसीलिए से बोला जाता है. It acts as an supplementary and complementary enterprises. India has a vast resource of livestock and poultry, which plays a vital role in improving the socio-economic conditions of rural masses. There are about 300 million bovines, 665.07 million sheep. Bovine का मतलब जानते हैं? Bovine सर काउस को कहते हैं शायद. काउ से 300 million bovines, 65.07 million sheep, 135.2 million goats, and about 10.3 million pigs per 19th live stock census of the country. ये डेटा आया है. तो उसके बाद बात करते हैं